तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के राज्य में आते ही भारत गुलामी की तरफ बढ़ने लगा। भारत और नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से बड़ा तनाव। नेपाली सैनिकों ने भारतीय महिला को पीटा, मोदी की मुश्किलें बढ़ी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रेलवे ने किया बड़ा दावा। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों से कमाए 428 करोड़ रुपए। मोदी और बीजेपी कहते रहे नहीं लिया जा रहा है प्रवासी मजदूरों से 1 रुपए का किराया, लेकिन कमा लिए रेलवे और मोदी सरकार ने 428 करोड़ रुपए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी मोदी पर बोला हमला, कहा ये सरकार है गरीब विरोधी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए कोरोना से संक्रमित। दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, कहा आप पर भी होनी चाहिए एफआईआर, आपने भी तोड़े हैं लॉकडाउन के नियम। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग, कहा फैला देंगे पूरे प्रदेश में ये कोरोना। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शर्जील इमाम के खिलाफ नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान देशद्रोह के मामले में आज कर दी गई चार्जशीट दाखिल। वहीं लगाए गए हैं गंभीर आरोप, कहा गया है ये है देशद्रोही। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गलवान घाटी में हिंसा वाली जगह से पीछे हटने लगी इंडियन आर्मी, बहानों को भी हटाया पीछे, हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान के सियासी संकट को लेकर अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को दी धमकी। कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी देंगे धरना। मोदी सरकार और बीजेपी खरीदना चाहती है हमारे विधायकों को, गिराना चाहती है कांग्रेस की सरकार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान, कहा 500 साल बाद आया है ऐसा शुभ मुहूर्त, अब पूरी दुनिया देखेगी राम मंदिर का नजारा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लॉकडाउन हटाने को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे भड़के, कहा हटा दूंगा लेकिन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की मस्जिद में इकट्ठा होकर पढ़ रहे 67 लोग नवाज, सभी पर किया गया मुकदमा दर्ज। योगी सरकार की पुलिस ने कहा कि इन 67 लोगों ने फैला दिया कोरोना। तो दोस्तों एक एक करके विस्तार से आपको सभी खबरों को बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार के आते ही देश बनना है गुलाम। भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर से बॉर्डर पर बड़ा तनाव। नेपाली सैनिकों ने भारतीय महिला को पीटा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक बार फिर से भारत और नेपाल की सीमा पर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल मामला खरसलवा सीमा का है, जहां पर जो है नेपाली पुलिस के जवानों ने एक महिला की पिटाई कर दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा जो पूर्वी चंपारण जिले के झरोखर थाना क्षेत्र के खरसलवा बॉर्डर के अंतर्गत आती है। यहाँ आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि नेपाल पुलिस बल के जवानों ने एक महिला की यहाँ पर पिटाई कर दी है, जिसकी पहचान सीमा देवी और उसके पति रविंद्र प्रताप के रूप में हुई है, जो पूर्वी चंपारण के घोड़ा हसन ब्लॉक के झरोखर अंतर्गत खरसलवा गांव की निवासी हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटना ऐसे हुई थी कि ये महिला जो है नेपाल के क्षेत्र में घास काटने चली गई थी, लेकिन अब नेपाली पुलिस और नेपाल सरकार लगातार भारत पर हमले बोलते हुए और जो है जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं, और इसी को लेकर इस महिला की उन्होंने पिटाई लगाई, जो काफी निंदनीय है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो मोदी की खुली पोल। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लॉकडाउन में कमाए 428 करोड़ रुपए। राहुल गांधी ने इसी को लेकर बोला मोदी पर हमला, कहा ये सरकार है गरीब विरोधी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा 428 करोड़ रुपए कमाई करने वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि 24 मार्च से देश भर में पूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए चलाई गई थी। इस दौरान विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि प्रवासी मजदूरों से किराया वसूला जा रहा था,
तब उस समय मोदी सरकार ने कहा था कि इन प्रवासी मजदूरों से 1 रुपया भी किराया नहीं लिया जा रहा है और इनका किराया केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारें दे रही हैं और इन सभी को फ्री में इनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो आज रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, इसमें दावा हुआ है कि रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लॉकडाउन में 428 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों से कमा दिए। वहीं मोदी सरकार ने दावा किया था कि हमने इन सभी प्रवासी मजदूरों को फ्री में भेजा था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि जब मोदी सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को फ्री में भेजा था और 1 रुपये का भी टिकट नहीं लिया था, तब ये 428 करोड़ रुपए आखिरकार रेलवे ने लॉकडाउन में कैसे कमा दिए। तो एक बड़ा आरोप राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है और ये गरीबों का खून चूस रही है और प्रधानमंत्री मोदी अब भी देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि 428 करोड़ रुपए रेलवे ने लॉकडाउन में कमाए। इसी बीच बट दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान को हुआ कोरोना। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, कहा आप पर होनी चाहिए FIR। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना वायरस हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट कर 25 जुलाई को इस बात की जानकारी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि दुख है शिवराज सिंह चौहान जी, आप कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस पर आपको शीघ्र स्वस्थ करे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था जो आपने नहीं रखा। मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते? आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और बीजेपी का राज है। तो ये काफी बड़ा हमला उन्होंने बोला है। वहीं आपको बता दें कि आप बीजेपी के मुख्यमंत्री भी कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील बोले राम मंदिर भूमि पूजन पर लगे रोक, नहीं तो फैला देंगे पूरे प्रदेश में कोरोना। जी दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। इम्तियाज जलील ने कहा कि वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए भूमि पूजन को टाला जा सकता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जहां पर 200 लोग इकट्ठे होंगे भूमि पूजन कार्यक्रम में, वहां पर कोरोना फैल सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन होगा। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत तेजी से फैला है और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचा भी खराब है। आगे इम्तियाज जलील ने कहा कि भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए मोदी सरकार ने 2 घंटे की अनुमति दी है, तो सामान्य श्रद्धालुओं को मंदिर और मस्जिदों में नमाज पढ़ने की आखिरकार 20 मिनट की अनुमति मोदी सरकार क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जहां बहुत कम समय लगता है। आगे उन्होंने पूछा क्या अयोध्या जाने वाले लोगों का कोरोना से किसी तरह का समझौता हो गया है या फिर भूमि पूजन के दौरान कोरोना वायरस छुट्टी पर चला गया है जो उनके द्वारा कोरोना नहीं फैलेगा। उन्होंने कहा कि जहां पर 200 लोग शामिल होंगे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी और कोरोना क्या उनसे नहीं फैलेगा? इतनी पुलिस वहां पर तैनात होगी, क्या उत्तर प्रदेश में उनके भूमि पूजन से कोरोना क्यों नहीं फैलेगा? इसका जवाब मोदी सरकार दे। तो ये काफी बड़ी बात जो इम्तियाज जलील ने कही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो नागरिकता संशोधन कानून के विरोधी दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम के खिलाफ राजद्रोह मामले में दाखिल की चार्जशीट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने CAA और NRC विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में JNU के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट आज दाखिल कर दी है और उस पर जो है राजद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने CAA NRC विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में आज JNU के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। शर्जिल इमाम पर आरोप है कि उसने नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोधी दंगों के दौरान भाषण दिए थे और उसने एक समुदाय को भड़काया था और उसने हिंसा दिल्ली में फैलाई। वहीं उसने देश के खिलाफ बयानबाजी भी की है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया और आज जो है चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। वहीं उस पर राजद्रोह के साथ कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और ये आरोप पत्र जो है पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दे दिया है। भाई आपको बता दें कि कोरोना महामारी से संक्रमित शर्जिल इमाम को पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली
दिल्ली पुलिस नहीं लेकर आई थी और अब भी वह आसम की ही जेल में बंद है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत ने दी केंद्र की मोदी सरकार को धमकी। बोले जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी देंगे धरना, विधायक रहे तैयार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस का संघर्ष जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के साथ बैठक की है, जिसमें अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वह प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने अपने विधायक दल की बैठक के बाद बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सरकार 21 दिन के अंदर हमारी बात को नहीं सुनती है तो वह पहले राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। अगर यहां पर बात नहीं बनती है तो वह प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। सीएम गहलोत ने विधायक दल की बैठक के बाद कहा कि सभी विधायक इसको लेकर तैयार रहे। वही आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्यपाल बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी चाह रही है कि विधायक कांग्रेस के होटल से निकले ताकि उन्हें तोड़ सकें और उन्हें खरीदकर कांग्रेस की राजस्थान में सरकार गिरा सकें। तो ये काफी बड़ा उन्होंने आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट ने शस्त्र बुलाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है और राज्यपाल से सीएम गहलोत जल्द ही मिल सकते हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मस्जिद में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे 67 लोगों पर मुकदमा दर्ज। हैं दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी के मद्देनजर धार्मिक आयोजन पर रोक लगी हुई है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक मस्जिद में इकट्ठा होकर शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने वाले 67 लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोरोना फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि थाना जरवल रोड प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के जतौरा गांव की मस्जिद में शुक्रवार को भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस तरह के जमावड़े पर रोक है और सभी के खिलाफ 67 जो जमाती हैं उनके खिलाफ कोरोना फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन आप बताइए कि सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर किस तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा वहां पर 200 से अधिक लोग वीआईपी जो है उसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे और कम से कम 200-300 पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद होंगे, तब कोरोना देश में नहीं फैलेगा। लेकिन सिर्फ 67 लोगों के मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने से नमाज पढ़ने पर कोरोना फैल रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गलवान घाटी में हिंसा वाली जगह से क्यों पीछे हटने लगी भारतीय आर्मी। चीन लगातार एलएसी से हटने से कर रहा है मना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में उस जगह से भारतीय आर्मी पीछे हटने लगी है जहां पर 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसा हुई थी और जहां पर 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। भाई आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में इसमें तर्क दिया गया है कि गलवान नदी में बर्फ बढ़ रही है और इसकी वजह से ही आने वाले दिनों कई समस्या खड़ी हो सकती है और सेना इसलिए हिंसा के 40 दिन बाद एलएसी से गलवान घाटी के इलाके से अपने वाहनों और खुद को पीछे कर रही है और ये फैसला इंडियन आर्मी ने खुद लिया है। वहीं गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 पर 15 जून को दोनों देश की सेनाओं के बीच हिंसा हुई थी। इस हिंसा वाली जगह से अब भारतीय आर्मी पीछे हटने लगी है। वहीं आपको बता दें कि लगातार चीनी सेना समझौते के बावजूद भी एलएसी से और बफर जोन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और लगातार इस पर कब्जा किए हुए है। लेकिन भारतीय आर्मी समझौते के बावजूद पीछे भी हटी और अब भी जो है गलवान वाली हिंसा वाली जगह से भी पीछे हट रही है, लेकिन अन्य पार्टियां कुछ और ही नजरिए से इसे देख रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा 500 साल बाद अयोध्या में आया ऐसा शुभ मुहूर्त, पूरी दुनिया देखेगी मंदिर निर्माण का कार्यक्रम। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारी का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। शनिवार को अपने इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने अयोध्या के साधु संतों से बात की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में ऐसा शुभ मुहूर्त आया है कि 5 अगस्त को दुनिया एक भव्य राम मंदिर कार्यक्रम को देखेगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का दर्शन करने के बाद सीएम योगी ने
हर चीज की विस्तृत जानकारी ली और भूमि पूजन के कार्यक्रम में कोई कमी ना रहे, इसके लिए वे खुद अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचे। लेकिन अब कोरोना महामारी का संक्रमण इनके द्वारा नहीं फैला है, लेकिन तबलीगी जमातियों के द्वारा कोरोना महामारी पूरे देश में फैला। तो ये काफी बड़ी अपडेट है योगी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन की हटाने की मांग पर भड़के सीएम उद्धव ठाकरे, कहा हटा दूंगा लेकिन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन न हटाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र से जल्दबाजी में लॉकडाउन न हटाने का फैसला सही है और वह इस पर मजबूती से कायम है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो लोग महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या वे लोग कोरोना महामारी से हो रही मौतों की जिम्मेदारी लेंगे, तभी मैं उनके यहाँ पर लॉकडाउन को हटाऊंगा। तो काफी बड़ी बात उन्होंने कही है लॉकडाउन को लेकर। अपनी बात को रखने का